हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, मैं बहुत बढ़िया हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए दोस्तों, आज की इस क्लास में हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाले चैप्टर को पूरा का पूरा खत्म कर देंगे। वैसे तो आप इसके सारे के सारी एक्सरसाइज कर चुके हो, पर इसमें और भी कुछ एक दो टॉपिक्स हैं जो पेपर में पूछे नहीं जाते हैं, पर रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, हम वो भी आज खत्म कर देंगे। तो आइए, उनको करने से पहले एक बार हम पूरा का पूरा चैप्टर अभी तक जो भी था उसके सारे के सारे कॉन्सेप्ट जल्दी से फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल का मतलब होता है डब्बे पे डब्बा नहीं होता, सिंपल का मतलब होता है ओरिजिनल डब्बे पे इंटरेस्ट मिलेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है डब्बे पे डब्बा, मतलब खाली ओरिजिनल प्रिंसिपल पे मुझे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलता रहेगा, ब्याज पे ब्याज मेरे को मिलता रहेगा। ठीक है जी। सिंपल इंटरेस्ट में सीधा इंटरेस्ट निकलता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100 से, पर कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता। कंपाउंड इंटरेस्ट में पहले अमाउंट निकलता है। अमाउंट कैसे निकलता है, पहले कंपाउंडिंग कर दो। कंपाउंडिंग का मतलब P 1 प्लस रेट अपॉन में 100 की पावर n, उसमें से माइनस कर दो प्रिंसिपल, तो आपका इंटरेस्ट निकल कर आ जाएगा। आपको पता है अगर एनुअली होगा तो क्या करना है कंपाउंडिंग, क्वार्टरली होगा तो क्या करना है, हाफ ईयरली होगा तो क्या करना है, मंथली होगा क्या करना है, डेली होगा तो क्या करना है। सिंपल इंटरेस्ट सबसे कम होता है और कंपाउंडिंग जितनी जल्दी होगी उतना ज्यादा मेरा इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। ठीक है जी। ये सारी की सारी बातें हमने करी। फिर हमने एक इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पढ़ा था। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है उसी को कंपाउंडिंग एनुअली कर दो, जिसका मतलब 1 प्लस में आई की पावर n माइनस 1। यहां पर ये जो आई है, यहां पर एक बात लिख लेना, इसी आई को बोला जाता है नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब जो मेरे को क्वेश्चन में दे रखा होता है वो मेरा नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, और नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट से मेरा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बनता है 1 प्लस में आई। आई का मतलब वो डेसिमल फॉर्म में होगा, उसकी पावर n माइनस 1। ठीक है जी। इसके बाद अपन ने और क्या क्या चीजें पढ़ी थी, इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला पढ़ लिया था, बस इतना ही पढ़ा था हमने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अपन एन्युटी में आ गए थे। एन्युटी का मैंने आपको मतलब बता दिया था, जहां पर रेगुलर पेमेंट की बात आ रही होती है या रेगुलर रिसिप्ट की बात आ रही होती है। अगर एन्युटी नहीं है, सिंगल लमसम है, तो फ्यूचर वैल्यू होता है इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू, और उसको कंपाउंड कर दो 1 प्लस आई की पावर n पर। फिर उसके बाद मैंने कुछ केसेस बताए, फिर टाइप्स बताई। टाइप्स का मतलब एक होती है आम जिंदगी, एक होती है मेरी मिंटोस जिंदगी। आम जिंदगी का मतलब क्या है भैया, जो नॉर्मल होता है कि एट द एंड ऑफ द पीरियड आपको मिलता है पैसा या बाद में पैसा दिया जाता है। और बिगिनिंग का मतलब क्या होता है, बिगिनिंग का मतलब पीरियड के स्टार्टिंग में ही पैसा ले लिया जाता है या पैसा दे दिया जाता है। ठीक है। स्टार्टिंग वाला जो इसमें था, मैंने यहां पर आपको रेंट का एग्जांपल भी दिया था कि होना रेंट का इसमें चाहिए, पर रेंट के जितने हमारे मॉड्यूल में क्वेश्चन करे गए हैं वो सारे के सारे करे गए हैं आम जिंदगी के हिसाब से। फिर मैंने आपको ये बताया था एन्युटी क्या होता है, लोन और प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है। फिर मैंने आपको एक टेबल में सारे के सारे फॉर्मूले बताए थे, पहले फ्यूचर वैल्यू निकालो फिर प्रेजेंट वैल्यू। पहले आम जिंदगी वाला फॉर्मूला मत याद कर लो, खाली ए, उसको कंपाउंड करो -1 करो, ठीक है, और अपॉन में आई, और उसके नीचे जस्ट रिवर्स कर दो ब्रैकेट वाला फॉर्मूला। ब्रैकेट वाले को रिवर्स करोगे तो एन नेगेटिव हो जाएगा, और आगे एन्युटी ड्यू में तो कुछ नहीं है, ए के साथ 1 प्लस आई लगा देना बस। नीचे वाला फॉर्मूला दोनों के लिए सेम था। जल्दी बताओ सेम क्यों था, तो उसमें कोई घबराने वाली बात ही नहीं है, वो सेम सिर्फ इस वजह से था क्योंकि यहाँ पर रेगुलर पेमेंट की बात ही नहीं थी, या लमसम की बात हो रही थी। ठीक है जी। बस इतना ही हमने पढ़ा था इसके ऊपर। तो फिर हमने एक्सरसाइज करी थी 4A 4B 4C और 4D। आइए अब मैं आपके साथ आगे बढ़ रहा हूं और मैं आपके साथ आगे की चर्चा चालू कर रहा हूं, जो हमारे रिमेनिंग टॉपिक्स हैं। तो रिमेनिंग टॉपिक्स हालांकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, पर अपने को कर लेने चाहिए। तो सबसे पहले आप डालिए सिंकिंग फंड। ठीक है जी। अब जल्दी से पढ़ते हैं सिंकिंग फंड क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको सिंकिंग फंड का मतलब बता दूं। जब एसेट हमारे पास रखा होता है तो हर साल हम कुछ पैसा सिंकिंग फंड में कंट्रीब्यूट करते हैं ताकि हम नया एसेट खरीद सकें। सर बात नहीं समझ आई। मैंने बोला आजो जी आपको बात समझाते हैं। मैंने बोला ये एक मशीन है, ठीक है, मतलब ये मशीन नहीं है, ये मैंने लाइन बना दी 1 2 3 4 और 5। मैंने बोला एक मशीन है जिसकी लाइफ जो है 5 साल है, जिसकी लाइफ जो है 5 साल है। ठीक है। आपने उसे ईयर 1 में यूज करा, ईयर 2 में यूज करा, ईयर 3 में यूज करा, ईयर 4 में यूज करा, और आपने उसे ईयर 5 में भी यूज करा। ठीक है। यहाँ पर वो मशीन थी, यहाँ पर वो ऐसे करके एक मशीन बनी हुई थी। अब यहाँ पर आते आते वो मशीन खराब हो जाएगी, तो आपको एक नई मशीन ले करके आनी पड़ेगी। ये नई मशीन है, ठीक है, ये लो, अब दिख रही है थोड़ी सी नई मशीन है। ठीक है। ये क्या है, आपको यहाँ पर एट द एंड ऑफ ईयर 5 आपको न्यू मशीन लेकर आनी है। ये है आपकी ओल्ड मशीन। ठीक है।
तो होता क्या है, आपने एक गुल्लक बना रखी है, आपने एक गुल्लक बना रखी है, यहां बना देता हूं, लो जी, आपने ऐसे मटके जैसी एक गुल्लक बना रखी है और आप इसको बोलते हो सिंकिंग फंड, इसको बोला जाता है सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड का मतलब क्या होता है, मैं ईयर 1 में इसमें कुछ पैसे डालूंगा, ईयर 2 में भी इसमें कुछ पैसे डालूंगा, 3 में भी डालूंगा, 4 में भी डालूंगा, 5 में भी डालूंगा, ठीक है, ताकि जब 5वें साल तक मेरा ये एसेट पूरा जीरो हो जाए, जब इस एसेट की सेल्वेज वैल्यू, इसकी सेल्वेज वैल्यू जीरो हो गई, या सेल्वेज वैल्यू जीरो नहीं भी हुई, आपने इसको बेच दिया, तो आपको नई मशीन लेनी पड़ेगी। इस नई मशीन को लेने के लिए मेरा ये फंड काम आ जाएगा। तो बिल्कुल सही बात है भाई। देखो, आप एक बात बताओ, आपको अपने घर में कोई नया सामान लेना होता है तो मिडिल क्लास वाले लोग भी तो भाई यही करते हैं ना, कि हर पहले या तो थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ लो, या वो किस्तों पे उठा लेते हैं और थोड़ा थोड़ा पैसा देते रहते हैं। तो अच्छी अप्रोच तो यही है ना, कि पहले मैं कुछ महीने कुछ सालों तक थोड़ा थोड़ा पैसा करके जोड़ लूं, और मेरे को पता है आगे 5 साल के बाद मेरा मोबाइल खत्म हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, तो 5 साल में मैं इतना पैसा जोड़ लूं कि 5 साल बाद जो मेरे को चाहिए, 5 साल बाद जो मेरे को फोन चाहिए वो मैं ले सकूं। आपको फोन के एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल, आज मेरे पास एमआई का फोन है, ठीक है, ये मैंने एमआई का फोन बना दिया, लो ऐसे करके एमआई का फोन बना दिया, ठीक है। अब मेरे को 5 साल बाद लेना है आईफोन, मेरे को आईफोन लेना है। तो आईफोन अगर मेरे को लेना है तो मैं कुछ पैसे अपने अलग से इकट्ठे करते जाऊंगा गुल्लक पे, उसमें मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलेगा, और 5 साल बाद जब मेरे पास करीब करीब 1.5 लाख रुपया हो जाएगा, जब मैं जाकर के आईफोन ले लूंगा, और उस 5 साल तक मैं एमआई वाले फोन को ही चलाऊंगा। क्या आपको बात समझ आई? हाँ सर, बिल्कुल समझ आई। तो इसीलिए सबसे पहली बात यहां से उभर कर आती है, सिंकिंग फंड हमेशा फ्यूचर वैल्यू होती है। बताओ जी, कोई दिक्कत है क्या इस बात में? हाँ सर, बिल्कुल फ्यूचर वैल्यू ही तो होगी, क्योंकि आपको फ्यूचर में इकट्ठा पैसा मिलेगा। अभी तो आप हर हर साल हर महीने कुछ पैसा इकट्ठा कर रहे हो। अच्छा जी। और जनरली ऐसा होता है, हम हमेशा एंड में पैसा डालते हैं, पीरियड के एंड में, तो इसीलिए इसको बोला जाता है ऑर्डिनरी एन्युटी। ऑर्डिनरी एन्युटी का मतलब है आम जिंदगी। सर क्यों बोला जाता है? क्योंकि पहले आप सारे के सारे खर्चे कर लेते हो और फिर जो पैसा बचता है पीरियड के एंड में, आप वो अपनी गुल्लक में डालते हो। तो आपको यहां तक बात समझ आई? हाँ जी। तो आइए पहले इसके बारे में हम एक दो पॉइंट लिख लें और फिर अपन बात करेंगे। तो इसको पहले तो मैंने आपको देसी भाषा में समझा दिया, अब मैं आपको प्रोफेशनल भाषा में लिखवा देता हूं। फंड्स सेट असाइड, आपको कुछ फंड अलग करके रखने होते हैं विद अ पर्पस, ठीक है, उसका कुछ ना कुछ पर्पस होना चाहिए। और पर्पस जनरली क्या होता है? तो जनरली उसके दो पर्पस होते हैं। पहला, आइदर टू परचेज न्यू एसेट, पहला तो ये है कि भैया मेरे को नया एसेट खरीदना है इसलिए, और दूसरा होता है जनरली और टू रीपे द लाइबिलिटी। अगर आप बिजनेस के पर्पस के लिए सोचोगे तो आप अपनी गुल्लक सिर्फ दो चीजों के लिए बनाते हो, ठीक है। वो दो चीजें क्या क्या है? तो वो दो चीजें हैं मेरी, और टू रीपे द लाइबिलिटी, या तो मैं एक नया एसेट खरीद लूं, या जो मेरे पे लोन वगैरह चल रहा है मैं वो लोन वगैरह पे कर दूं। क्या आपको बात समझ आई? हाँ जी। ठीक है, अब इसके आगे लिखो अमाउंट ऑफ सिंकिंग फंड होता क्या है? अमाउंट ऑफ सिंकिंग फंड, एस एफ का मतलब सिंकिंग फंड, ये होती है मेरी फ्यूचर वैल्यू, क्योंकि फ्यूचर में मेरे पास इकट्ठा अमाउंट आएगा, अभी इकट्ठा अमाउंट नहीं है। तीसरी बात, ये बनता है आउट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट में से ही तो आप कुछ पैसा इकट्ठा करोगे अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे। और प्रॉफिट आता है आपके पास पीरियड के एंड में, है ना, एट एंड ऑफ पीरियड, प्रॉफिट आता है पीरियड के एंड में, इसीलिए इसको आम जिंदगी की एन्युटी बोला जाता है, मतलब इसको ऑर्डिनरी, मैंने ऑर्डर लिख दिया, यहां लिख लेना ऑर्डिनरी एन्युटी। बताओ जी, कोई दिक्कत? इसीलिए इसको ऑर्डिनरी एन्युटी बोला जाता है। तो ऊपर की जो भी बातें मैंने आपको देसी भाषा में समझाई वो सारी की सारी मैंने आपको यहां पर लिखवा भी दी। कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। सर ऐसे सर मजा नहीं आएगा, सर एक सवाल कराओ, सर जल्दी से एक सवाल कराओ। मैंने कहा आजो जी सवाल करते हैं, पेपर में आ भी सकता है तो आप सवाल को ध्यान से खुद करेंगे। मैंने बोला ₹10,000 आर सेट असाइड, ठीक है, आप उसे अलग से रख रहे हो आउट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, 10,000 रुपए आप आउट ऑफ प्रॉफिट रख रहे हो एवरी ईयर, मतलब हर साल आप 10,000 रुपए इकट्ठे करके रख रहे हो। किस पर्पस के लिए? तो मैंने आपको पर्पस भी बता दिया, विद अ पर्पस टू परचेज न्यू मशीनरी,
ठीक है, आपको मोबाइल से समझ आएगा पर मैं फॉर्म के हिसाब से बता रहा हूं, तो मैंने आपको बोल दिया न्यू मशीनरी। एमसी का मतलब है मशीनरी, ठीक है। फॉर 10 साल, 10 साल तक आप 10-10 हजार रुपए इकट्ठे करते गए। बताओ कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। एंड इन्वेस्टेड, क्योंकि वो आप गुल्लक में तो पैसा नहीं रख रहे ना, जनरली आप बैंक में कोई आरडी करा देते हो या कुछ करा देते हो तो उस पर आपको 10% पर एनम का इंटरेस्ट भी मिल रहा है, और ये इंटरेस्ट हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, हमेशा। सिंपल इंटरेस्ट की कभी बात ही नहीं आती, क्योंकि एन्युटी से रिलेटेड जितने कॉन्सेप्ट है वो सारे कंपाउंडिंग के हैं, ये बात आपको पता है। तो मैंने आपको बोला आप बस मेरे को ये बता दो 10 साल के बाद अमाउंट ऑफ सिंकिंग फंड आफ्टर 10 साल, 10 सालों के बाद सिंकिंग फंड में कितना अमाउंट होगा। मैं तो आपसे जनरली एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं कि सीए साहब हो आप, बाबूजी मैं हर महीने 10-10 हजार रुपए अपने बैंक में जमा करा रहा हूं, उस पर मेरे को 10% का ब्याज मिल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट से, तो मेरे को फ्यूचर वैल्यू बताओ। अरे साहब जी ये क्या बात हो गई, हमें तो दिव्यांग सर ने बताया था फ्यूचर वैल्यू का कोई फॉर्मूला ही नहीं होता। बड़ा नॉर्मल सा फॉर्मूला है, एन्यूटी लो, 1+i को कंपाउंड करो, -1 करो और डिवाइडेड बाय आई कर दो। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। आप हर साल 10-10 हजार रुपए दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं सर। 1+ में 0.1, 0.1 का मतलब 10%, 10 सालों के लिए, -1 अपॉन में 0.1। अब ये मैं आपको कैलकुलेशन में बता चुका हूं, ये मैं इसलिए दोबारा नहीं बताऊंगा, मैं सीधा आपको बता देता हूं कि भाई सिंकिंग फंड कितना आएगा। तो यहां पर आप सीधा लिख लीजिए कि आपका सिंकिंग फंड आ जाएगा 159,374। कोई दिक्कत है? लो जी मैंने सीधा बता दिया, 10 साल तक आप पैसा जोड़ोगे तो इतना पैसा आपको मिलेगा। आप ये मत सोचना 10 हजार और 10 साल तो 1 लाख रुपया मिलेगा, उस पर आपको टोटल इंटरेस्ट भी इतना सारा मिलेगा, इससे आप नई मशीनरी जा करके खरीद सकते हो। बच्चे ने बोला सर मजा नहीं आया, सर एक सवाल और कराओ। सर ये तो बिल्कुल नॉर्मल सा सूखा सवाल हो गया सर, आप ना थोड़ा मसाले वाला सवाल कराओ, मसाला सुपर मसाला ऐसा सवाल कराओ। मैंने कहा हो जी, मसाला तो नहीं है, बस तड़का लगाया। आओ, हाउ मच अमाउंट शुड बी सेट असाइड। अब मैंने आपसे पूछ लिया मैं सिंकिंग फंड में हर बारी कितना पैसा डालूं, सेट असाइड एवरी ईयर। आपको ये तो पता है, अगर मैं ईयर की जगह 6 मंथ कर दूं, क्वार्टरली करूं तो क्या होगा, वो आपको पता है, इसलिए मैं उतनी टेक्निकलिटीज में तो जा नहीं रहा, मैं नॉर्मल बात कर रहा हूं। सो दैट रुपीज, अरे यार ये हो क्या रहा है, एक सेकंड रुकना बस, ठीक है, इसको ना मैं थोड़ा सा सही कर लूं। हाँ, सो दैट रुपीज 5 लाख आर अवेलेबल टू रीपे द लोन, टू रीपे लोन एट एंड ऑफ 8 years। ठीक है, मुझे 8 साल के बाद एक लोन रीपे करना है 5 लाख रुपए का। ठीक है, अमाउंट जो इन्वेस्ट मैंने आज बैंक में कर रखा है, जो मैंने आरडी डाल रखी है, वो डाल रखी है मैंने 4% पर एनम की, मेरे को उस पर 4% का ब्याज मिल रहा है। ये बिल्कुल रियल एग्जांपल है, आपको ब्याज इतना ही मिलता है। आपको 8 साल के बाद 5 लाख रुपया चाहिए, अगर आपको 8 साल के बाद 5 लाख रुपया चाहिए तो बस आप मेरे को बता दो आप हर साल कितने रुपए डालोगे, एन्युटी का अमाउंट बताओ। तो आप बोलोगे सर फ्यूचर वैल्यू हो गई 5 लाख, मेरे को एनुअली कितनी पेमेंट करूंगा नहीं पता, पर मेरे को ये पता है कि ये 4% है। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये 8 है -1 और नीचे आता है 0.04। इसको कैसे सॉल्व करना है ये मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। तो ये निकल कर आ गया 54,265, मतलब हर साल मेरे को 54,265 रुपए डालने पड़ेंगे 8 साल तक, अगर मुझे 5 लाख रुपए चाहिए तो। ठीक है जी, तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था सिंकिंग फंड का, तो मैंने आपको ये भी बता दिया, इसमें हालांकि बहुत सारी बातें नहीं है। ठीक है जी, तो ये एक एप्लीकेशन थी एन्युटी की। अगर आपको ऊपर हेडिंग डालनी है कि ये मैं आपको क्या क्या चीजें पढ़ा रहा हूं, तो यहां आप लिख सकते हो ये एप्लीकेशंस हैं एन्युटी की, एप्लीकेशंस ऑफ एन्युटी। ऐसे ही आइए एक एप्लीकेशन अपन और करते हैं। ठीक है जी, आओ, ये मेरा पहला पॉइंट चल रहा था, अब मैं आपके साथ दूसरा पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूं। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या है, ध्यान से मेरी बात को सुनना। वेदर वेदर टू परचेज द एसेट। ठीक है, हम एसेट को परचेज कर लें, ठीक है, या हम उसे रेंट पे ले लें, ऐसी भी चीजें आती हैं। तो वेदर टू बाय द एसेट, हम एसेट को बाय कर लें, और टेक ऑन रेंट या लीज भी इसको बोला जाता है, टेक ऑन रेंट, रेंट का मतलब लीज। ठीक है, लीज लिख लो, लीज। कोई दिक्कत तो नहीं है ना सर? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
अरे ये तो पूरा ही मिट गया। ठीक है जी। आओ अब इसके ऊपर भी सीधा एक सवाल करवाता हूं, सवाल से ज्यादा अच्छे से बात क्लियर होती है। एग्जाम्पल देखो, मैंने आपको बोला एक एसेट है, मशीनरी मान लो, कुछ भी मान लो, जिसकी कॉस्ट है 3,60,000 रुपए। सीधी बात है, 3,60,000 रुपए आपको आज देने होंगे। आज देने होंगे तो क्या ये प्रेजेंट वैल्यू हो गई? आज देने होंगे। ठीक है, तो आप बताओ इसको मैं क्या बोलूं? सर आप इसको ना अच्छे से बोलो, तो आप इसको ये बोलना चाहिए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, क्योंकि मेरे धंधे से आज इतना पैसा जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, ये हो गई पहली बात। मैंने आपको ये पहला पॉइंट पढ़ाया। अभी मैं आपको सॉल्यूशन पे नहीं, मैं आपको एग्जांपल लिखवा रहा हूं। फिर मैंने बोला टू गिव द एसेट, टू गिव एसेट ऑन लीज या रेंट। ठीक है, अगर एसेट आप लीज पे या रेंट पे देते हो, मान लो आपने 3,60,000 की कोई मशीनरी खरीद ली और वो आप आगे रेंट पर दे रहे हो, और आप उन्हें रेंट पर कैसे दे रहे हो? 1,05,000 रुपए पर ईयर। आपको 1,05,000 रुपए मिल रहे हैं रेंट पे। रेंट मिल रहा है आपको कितने सालों के लिए? फॉर नेक्स्ट 5 ईयर। आपकी मशीन की लाइफ है 5 साल। ऐसा समझ लो मैंने एक आईफोन लिया, आज आईफोन की कॉस्ट है 3,60,000। मेरे दोस्त मांग रहे थे कि भाई मेरे को आईफोन दे दे, मेरे को आईफोन दे दे। मैंने कहा हर साल आपको मेरे को 1,05,000 रुपए देने पड़ेंगे अगले 5 सालों के लिए। ठीक है जी, अच्छा जी। फिर मैंने आपको बोला रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मैं आपको दे देता हूं, क्योंकि सीधी सी बात है, रेट भी आएगा, ब्याज भी आएगा कुछ ना कुछ। वो है 14% पर एनम का। 14% पर एनम का मैंने आपको ब्याज भी बता दिया, क्योंकि ये 1,05,000 तो आपको हर पीरियड के एंड में पैसे मिलेंगे ना। आप दोस्त को दे दो फोन या किसी को मशीनरी दे दो तो वो पूरा 1 साल यूज करेगा, उसके बाद पैसे देगा। ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। रेंट या लीज में हम आम जिंदगी फॉलो करते हैं, क्योंकि हमारी मॉड्यूल में ऐसा होता है। रियलिटी में नहीं होता। रियलिटी में बिगिनिंग पहले दिन ही पैसा मिल जाएगा। अगर मैं आज अपने दोस्त को फोन दे रहा हूं तो मैं उससे रेंट आज ही ले लूंगा, पर हमारे मॉड्यूल में उसको आम जिंदगी माना गया है। तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए होगा। अच्छा जी, मैंने आपको बोला एडवाइस करो, एडवाइस करो वेदर टू गिव एसेट ऑन लीज और नॉट। मैंने आपको बोला एसेट आपको लीज पर देना चाहिए, वेदर टू गिव एसेट ऑन लीज, लीज या रेंट। रेंट पे मेरे को देना चाहिए, मेरे को अपना आईफोन अपने दोस्तों को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? आपके दिमाग में पहली बात क्या आएगी? अगर आप दिमाग लगा के सोचोगे, आप बोलोगे सर 1,05,000 है, 5 सालों में तो आपको 5,25,000 मिलेंगे, दे दो दे दो, फायदा ही फायदा। अरे भाई कैसे दे दूं? वो तो मेरे को फ्यूचर में मिलने वाले हैं ना, जबकि ये पैसा तो मेरा आज जा रहा है। तो आप इसकी भी तो प्रेजेंट वैल्यू निकालो ना। जो इनफ्लो आ रहा है, जब आउटफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू है, तो जब तक प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो मैं नहीं निकालूंगा, मैं इनको कंपेयर कैसे करूं? हो सकता है जो मेरे को बाद में पैसा मिलने वाला है उनकी आज प्रेजेंट वैल्यू ही कम है 3,60,000 से, तो मैं पागल थोड़ी ना हूं कि मैं दे दूंगा। अच्छा सर ये बात है। तो बेटा इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है, आप भी रेड पेन से लिखना, नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या है? नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब है मैं निकालूंगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, जो मेरे को फ्यूचर में पैसा मिलने वाला है उनकी आज क्या कीमत है। मेरे को 1 साल बाद 10,000 मिलने वाला है, 10,000 के आलू मैं उस टाइम लूंगा। अरे आज आलू उस रेट पे थोड़ी ना मिलेंगे, आज तो कम पे मिलेंगे ना। प्रेजेंट वैल्यू हमेशा कम होती है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो क्या होता है? अगर इसको लिखना चाहते हो तो इसको लिख लो, फ्यूचर में मिलने वाले कैश की, फ्यूचर में मिलने वाले कैश की प्रेजेंट वैल्यू, जो फ्यूचर में मिलेगा उसकी आज क्या वैल्यू है। और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउट इनफ्लो में से अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो माइनस कर दूं, है ना, आउटफ्लो माइनस करने का मतलब जो मेरा आज जा रहा है, अगर ये डिफरेंस, अगर ये नेट प्रेजेंट वैल्यू मैं आपको बोलूं अगर ये आएगी पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब जीरो से बड़ा, तो मैं एक्सेप्ट करूंगा प्रपोजल, क्योंकि मेरे लिए फायदा है। एक्सेप्ट द प्रपोजल।
आज जा रहे हैं 3,60,000, मान लो जो मेरे को मिलने वाला था उसकी प्रेजेंट वैल्यू 3,61,000 है, तो भाई बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल करूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये आ रहा है नेगेटिव तो मैं रिजेक्ट कर दूंगा, क्योंकि प्राइमा फेसी मेरे को दिख भी रहा होगा ना, आम जिंदगी में आम लोगों को दिख भी रहा होगा कि फायदा है। अरे भाई फायदा नहीं है, उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो ना। अगर प्रेजेंट वैल्यू 3,60,000 से कम आ गई, मतलब आपको जो आगे कमाई होने वाली है उसकी कीमत आज 3,60 से कम है, तो मैं पागल थोड़ी हूं लूंगा। और अगर एनपीवी, ये सारी बातें एनपीवी को लेकर हो रही है, और अगर एनपीवी जीरो हो जाए तो आप इनडिफरेंट हो। इनडिफरेंट का मतलब आपको जो करना है आप वो करो, एक्सेप्ट करना है एक्सेप्ट करो, रिजेक्ट करना है रिजेक्ट करो। सही बात है। आओ जी, तो ये आपके सामने मैंने एक एग्जाम्पल लिखवाया था। अब देखो इस एग्जाम्पल को अपन सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखना, आपको पेपर में भी आप इन्हीं स्टेप से करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने आपको बोला सबसे पहले स्टेप 1 की बात करते हैं। मैंने बोला फाइंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। कैश इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू बताओ। आपको हर साल पैसा मिल रहा है, और क्योंकि आपको पता है ये रेंट का केस है, तो रेंट का केस तो ऑर्डिनरी एन्युटी होना चाहिए। ऑर्डिनरी का मतलब आम जिंदगी, और आम जिंदगी में प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकाली जाती है वो मुझे आपको समझाने की बात ही नहीं है, आपको पता है प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेगी। सर यहाँ ए आता है, ब्रैकेट वाला रिवर्स हो जाता है, पावर -n हो जाती है, और अपॉन में आई आता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, हर साल आपको रेंट मिल रहा है 105,000 का, 1 माइनस, यहाँ तो 1 प्लस आई होगा ना, यह तो 1 प्लस आई होता है ना। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बोला था मैंने? 1.14 कर देते हैं ना, 14% का रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया ना आपको मैंने, हाँ जी बताया। और एन कितना अगले 5 सालों के लिए मिलेगा, और ये भी है 0.14। लो जी, आप मेरे को बताओ, इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ गई 3,60,473 रुपए। बाप रे बाप, जो मेरे को आम जिंदगी आम लोगों को जो दिख रहा था कि मेरे को हर 5 साल 1,05,000 रुपए मिलेंगे, तो मेरे को टोटल 5,25,000 मिल गए। अरे पागल है क्या? 5,25,000 नहीं है, उनकी प्रेजेंट वैल्यू आज की डेट में 3,60,473 है। फायदा तो तेरे लिए है, क्योंकि आज तेरी जेब से जा रहे हैं 3,60,000, तू मशीनरी ला रहा है, और जो तेरे को फ्यूचर में मिलने वाला है उनकी प्रेजेंट वैल्यू आज 3,60 से ज्यादा है। तो फायदा तो है, तू रेंट पे दियो। पर मान ले ये 3,60 से कम आता तो तुम नहीं देते, क्योंकि उसमें तुम्हारे को घाटा होता। स्टेप 1 निकाला। स्टेप 1 के बाद आप स्टेप 2 में बोलोगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो कितना है, आज की डेट में जा क्या रहा है। तो आज की डेट में जा रहा है कॉस्ट ऑफ एसेट। एसेट मतलब आईफोन मैंने लिया था 360 का, तो आज मेरी जेब से जा रहे हैं 360, और मेरे को जो फ्यूचर में मिलेंगे उनकी कीमत है 3,60,473। यहां आप करते हो स्टेप 1 माइनस स्टेप 2, और इसी को बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों एनपीवी। एनपीवी का मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, जो मेरे को फ्यूचर में मिलेगा उनकी आज कीमत कितनी है? 360,473। ठीक है जी, आज मेरी जेब से जाएगा कितना? तो आज मेरी जेब से जाएगा 360, है ना। 360 माइनस कर दो तो ये आ गया मेरा 473, और क्योंकि मेरा एनपीवी पॉजिटिव है तो मैं इसको एक्सेप्ट कर लूंगा। माइनस होता तो मैंने बता दिया आपको क्या करना है, जीरो होता तो वो भी बता दिया क्या करना है। ठीक है जी, तो मैं पॉजिटिव है, मैं एक्सेप्ट करूंगा, और एक्सेप्ट करने का मतलब मैं अपना फाइनल कंक्लूजन क्या दूंगा? मैं अपना फाइनल कंक्लूजन दूंगा टू गिव एसेट ऑन लीज। मैं एसेट को रेंट पे या लीज पे देने के लिए तैयार हूं। ऑन लीज या रेंट, टू गिव एसेट ऑन लीज या रेंट एज एनपीवी इज पॉजिटिव, क्योंकि मेरे को नेट फायदा हो रहा है। और अगर ये मेरे को नेट फायदा नहीं हो रहा होता तो मैं रिजेक्ट कर देता प्रपोजल को। तो आप देख रहे हो एन्युटी का कितना फायदा होता है रियल जिंदगी में। सर बिल्कुल सही बात है। तो ये मैंने आपको 2 पॉइंट पढ़वाए। अब 2 पॉइंट के बाद जो अपने पास तीसरा पॉइंट आता है, अब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? आओ जी, तो इसके साथ मैंने डाला आपका तीसरा पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है CAGR का। ठीक है, आओ जी, इसको भी मैं आपको पढ़वा दूं। तो ये मैंने मॉड्यूल आपके सामने खोली भी है, आप भी मॉड्यूल देख लो। मॉड्यूल में जो आपका 4C से पहले लास्ट एग्जाम्पल है, मैं आपको अगर पेज नंबर भी बता दूं, पेज नंबर है 4.40। 4.40 में एक आपको टॉपिक दे रखा है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। तो ये भी पढ़वा देता हूं। सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म लिखो, कंपाउंड एनुअल
ग्रोथ रेट। आओ जी, सबसे पहले मैं आपको दोस्तों ये बताना चाहता हूं कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट होता क्या है। तो आइए पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जब भी आपको बात समझ में आएगी। तो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल आपको दे रखा है, मैं एग्जाम्पल नहीं लिखूंगा वहां पर, मैं सीधा आपको फॉर्मूला लिखकर बताता हूँ। ठीक है जी, आओ। फॉर्मूला क्या है, जब आप सी ए जी आर निकालते हो तो आपको दो टाइम पीरियड लेने होते हैं, टी जीरो और टी एन। अभी सब मतलब बताऊंगा इसका मतलब क्या है। ठीक है जी, टी जीरो और टी एन। और इसका क्या फॉर्मूला होता है, आज की डेट में वैल्यू क्या हो गई है, पहले वैल्यू क्या थी, इसको डिवाइड करो 1 में, ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, वैल्यू क्या हो गई है टी एन और टी जीरो पे। ठीक है, देखो एक बार मैं आपको वहां पर फॉर्मूला दिखा भी दूं पूरा। देखो जी, मैं आपको यहाँ पर फॉर्मूला भी दिखा देता हूँ। वैल्यू ले ली टी एन माइनस टी जीरो और उसमें से -1। ठीक है, यहाँ आएगा टी एन माइनस टी जीरो और माइनस में 1। अब आप बोलोगे सर ये क्या बेकार की भसड़ है, हमें समझ नहीं आ रहा। मैंने बोला आओ जी एग्जाम्पल देखते हैं, जो हमारी मॉड्यूल में एग्जाम्पल दे रखा है हम वही एग्जाम्पल पढ़ते हैं। मैंने आपको बोला वहाँ ईयर दे रखे हैं 2013, 2014, 2015 और 2016। 2013 के एंड में आपको जो सेल्स रेवेन्यू दे रखा है वो दे रखा है 100, 120, 160 और 210। 100, 120, 160 और 210, ये क्या है, ये आपको कमाई दे रखी है, सेल्स दे रखी है, आपने इतनी सेल करी। तो आपको जनरली पीरियड के एंड में जाके पता होगा ना कि मैंने सेल इतनी करी है। अगर मैं इसकी आपके साथ टाइमलाइन बनाऊं तो टाइमलाइन कुछ ऐसे नहीं बनेगी। देखो ये हो गया 2013, ये हो गया 14, ये 15 और ये 16। ये 2013 है, ये 2014 है, ये 2015 है और ये 2016 है। 2013 के एंड में आकर आपको पता चला आपकी टोटल सेल हुई है 100 रुपए। ठीक है, यहाँ सेल हुई 120 रुपए की, यहाँ सेल हुई 160 रुपए की और यहाँ सेल हुई 210 रुपए की। सीधी बात है, आपको एंड में अगर पता चल रहा है तो 2013 की बात तो करो मत, 2013 तो खराब हो गया। आप बस मेरे को ये बात बताओ कि भाई इस पीरियड को कैसे डील करो। तो मैं आपसे कह रहा हूं पीरियड के स्टार्टिंग में आपकी सेल थी 100 रुपए। मैं ऐसे बोल सकता हूं ना 2014 के स्टार्टिंग में 100 रुपए की सेल थी, क्योंकि जो 2013 का क्लोजिंग है वो 2014 का ओपनिंग होता है, ये तो आपको अकाउंट्स में पड़ा हुआ है ना। तो स्टार्टिंग में सेल थी 100 और 3 साल के पीरियड में जा करके वो सेल 210 हो गई है। ये पीरियड कितना है, ये पीरियड है 3 साल का, है ना। अगर आप ध्यान से देखो, जो मेरे को प्राइमा फेसी 4 साल का पीरियड दिख रहा था, मैं 4 साल की बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं स्टार्टिंग में जो मेरे पास पैसा था। आप ऐसे समझो 100 रुपए मेरे पास स्टार्टिंग में थे, आज की डेट में वो 210 बन चुके हैं 3 साल में। तो आप मेरे को बताओ सीएजीआर क्या है। सीएजीआर का मतलब आपने ग्रोथ कितनी करी, इसका मतलब है ग्रोथ कितनी करी अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट को कंसीडर करूं, इसीलिए वर्ड आया है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। ठीक है, कि मैं कंपाउंडिंग को कंसीडर करूं और मेरे को एनुअली निकाल कर बता दो, बस मेरे को एनुअली इतनी बात निकाल कर बता दो मेरे बच्चों, जो मैं 100 से 210 पे पहुंचा तो मैंने क्या कमाया। आप बोलोगे पीरियड के एंड में, देखो यहां पर मतलब क्या है, देखो यहां लिख देता हूं, जैसे मैंने वहां टी जीरो और टी एन लिखा था ना, यहां टी जीरो और टी एन का मतलब है 0 से लेकर 3 साल, क्योंकि ये रियल में 3 साल है। अब आपके लिए ये हो गया पहला साल, ये हो गया दूसरा साल, ये हो गया तीसरा साल। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले फॉर्मूला है टी एन और टी जीरो की वैल्यू। तो आप यहां पर लिखो आज की डेट में वैल्यू 210 है, जो आज से 3 साल बाद वैल्यू हुआ करती थी 100 रुपए की। ठीक है, आपको फिर क्या करना है, 1 में से माइनस करना है, ऐसे कर दो ये, ठीक है, सेपरेट कर दिया मैंने थोड़ा। 1 में से माइनस करना है टी एन माइनस टी जीरो, मतलब 1 में से 3 माइनस 0, ये कर दिया। ठीक है, और यहां -1 करते हैं हमने -1 इसीलिए करा है क्योंकि इस वाले साल में आपने ये वाली फिगर ओपनिंग में ले रखी है, और अगर आपने फिगर ओपनिंग में ले रखी है तो वो 1 साल को कंसीडर करेगा, इसलिए मैंने -1 करा। ऐसा हम इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी करते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी, अच्छा अब देख लो क्या यही चीज हमारी मॉड्यूल में भी करी हुई है, सेम टू सेम यही चीज हमारी मॉड्यूल में करी है। और जैसा ही आपने इसको सॉल्व करा 1.2774, ये आपको अब पता है कैसे सॉल्व करते हैं, -1, तो ये आ गया 0.2774। और अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूं परसेंटेज में जाने के लिए, मेरा आंसर आ गया 27.74%। मतलब मैं रियल में 1 साल में 27.74% कमा रहा हूं, उस पे कंपाउंडिंग का इफेक्ट लग रहा है, जिसकी वजह से मेरा 100 रुपया 3 साल बाद 210 रुपया बन रहा है।
तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये पेपर में पूछी तो नहीं जाती, पर हमारे को सारे रिमेनिंग टॉपिक्स को भी अच्छे से करना है। अगर पेपर में आ जाए तो हमें पता होगा। इसीलिए मैंने जो एग्जाम्पल उठाया वो भी मैंने एग्जाम्पल आपके सामने मॉड्यूल वाला ही उठाया, ये मॉड्यूल का ही एग्जाम्पल है। ठीक है जी, बताओ कोई दिक्कत? अगर यहाँ लिखना चाहते हो तो आप यहाँ पर पेज नंबर भी लिख सकते हैं, पेज नंबर है 4.40। तो यहाँ पर लिखना चाहो तो यहाँ लिख लो पेज नंबर 4.40 ऑफ मॉड्यूल, ये मॉड्यूल का ही है। ठीक है जी, कोई दिक्कत? तो CAGR कैसे निकालते हैं, मेरे साथ साथ बोलो। जितने भी सालों के बीच में निकालनी है, सबसे पहले उस साल की स्टार्टिंग की वैल्यू लो और आखिरी की वैल्यू लो, ठीक है, उनको अपॉन में रखो, डिवाइड करोगे जो डिफरेंस है ईयर में। जैसे ये हो गया 0, ये हो गया 3। मैंने 0 और 3 क्यों लिए? क्योंकि टोटल 3 साल का गैप था। 3 साल का गैप मतलब डिफरेंस 3 आएगा। 4 साल का गैप होगा, डिफरेंस 4 आएगा। ये वाले डिफरेंस की बात कर रहा हूं जो मैंने यहां लिखा है, ये वाला डिफरेंस। ठीक है जी, 3 साल 4 साल, तो ये वाला काउंट नहीं करोगे आप, क्योंकि इसके तो एंड में पता चला है। इसीलिए मेरे लिए जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट रेलेवेंट नहीं है। ठीक है जी, 3 साल 4 साल 5 साल जो होगा उसको 1 के अपॉन में रखना है और -1 करना जरूरी होता है। ठीक है जी, ये बात भी हो गई, हमने CAGR भी पढ़ लिया। अब CAGR के बाद एक चीज और आती है जो हमारे 4C या 4D के एक लास्ट के क्वेश्चन में भी आई थी, जिसको बोला जाता है परपीचुटी। अब परपीचुटी क्या होता है, कैसा होता है, ये भी मैं आपको सीधा मॉड्यूल से ही पढ़ाना चाहूंगा। आओ जी, देखो हमारा ये हो चुका है। ठीक है, इफेक्टिव रेट क्या होता है ये मैं आपको बता चुका हूं, एक बार इसको अभी और बता दूंगा। नेट प्रेजेंट वैल्यू मैंने आपको बता दी है। नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो और नेट इनिशियल इन्वेस्टमेंट, या उसको कैश आउटफ्लो भी बोला जाता है। ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब आती है बात परपीचुटी की। तो परपीचुटी के लिए सबसे पहले आप एग्जाम्पल नंबर 41 पढ़िए। एग्जाम्पल नंबर 41 में क्या लिखा है? तो भाई साहब एग्जाम्पल नंबर 41 में क्या बात लिखी है, आइए वो पढ़ते हैं ध्यान से। ऐसा एक क्वेश्चन हमने ऑलरेडी करा हुआ है एक्सरसाइज का। रमेश वांट टू रिटायर एंड रिसीव 3000 अ मंथ। उसे 3000 रुपए अपने मंथ के लिए चाहिए और ये चाहिए उसकी डेथ तक। ये उसको उसकी डेथ तक चाहिए। डेथ तक का मतलब है जब तक वो मरता नहीं है, मतलब पीरियड इनडेफिनिट है, मुझे नहीं पता। परपीचुटी का मतलब ही होता है इनडेफिनिट। यहां लिख लो, इनडेफिनिट बोला जाता है, इनफाइनाइट बोला जाता है, ठीक है, परपीचुअल बोला जाता है जब लाइफ मेरी ऐसी होती है। ठीक है, ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। मेरे को 3000 रुपए मिल रहे हैं, लाइफ इंडेफिनेट है, मुझे पता नहीं कब मेरी डेथ हो जाएगी। इंटरेस्ट है 8% का, 8% एनुअली है, पर आपको हर महीने चाहिए। तो आप मेरे को बताओ उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी हो जाएगी एन्युटी की। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऐसे केस में कैसे निकाली जाती है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऐसे केस में कैसे निकाली जाती है? आप सीधा लो, आपको कितने रुपए चाहिए? आपको हर महीने 3000 रुपए चाहिए, पर जो 8% का रेट है ये है एनुअली, तो इसको भी तो मंथली करना पड़ेगा ना। अगर 12 महीने का ये रेट है तो बताओ मंथली क्या रेट होगा? आप बोलोगे 8/12। ठीक है जी, तो मंथली मेरा रेट उसने निकाल कर दे दिया है 0.0067। ठीक है जी, तो ये रेट क्या है मेरा? ये रेट है 0.0067। ये ऑलरेडी आई की फॉर्म में होता है। आई का मतलब 100 से ऑलरेडी डिवाइडेड है। इसको आप अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये परसेंटेज बन जाएगा, पर मैं क्यों करूं? मेरा फॉर्मूला ही ये होता है। आप देखो, आपको मंथली क्या चाहिए और डिवाइडेड बाय आई। तो परपीचुटी का फॉर्मूला क्या होता है, साथ में फॉर्मूला भी लिख लीजिए। फॉर्मूला है ए का मतलब एन्युटी कितनी, हर महीने पे रेगुलर पेमेंट कितनी चाहिए, डिवाइडेड बाय आई। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। और जब आप इसको करोगे तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा 4,49,775। तो इसको करके मेरा आंसर आ गया 4,49,775 रुपए। ठीक है जी, हालांकि मैं आपको एक बात और बता दूं, ये जो फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूले की डेरिवेशन आपको सीए इंटर में पढ़नी है, विल बी डिस्कस्ड इन सीए इंटर। तो अभी मैं उसको क्यों पढ़ाऊं, है ना, जब मेरे को उस टाइम पे पढ़नी है और अभी आपके लिए रेलेवेंट भी नहीं है। तो आप यहां लिख सकते हो विल बी डिस्कस्ड इन सीए इंटर। पर अगर किसी बच्चे को ज्यादा उत्सुकता है और उसे चाहिए तो सीए इंटर की इस चीज की मेरी वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है, आप बताना, मैं आपको वीडियो पोस्ट कर दूंगा ग्रुप पे, आप देखना चाहो आप देख लेना। ठीक है जी, एक क्वेश्चन तो ये हो गया। अब ऐसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन है एग्जाम्पल 42, जहां पर बस दिक्कत क्या है, परपीचुटी तो है ही है। परपीचुटी का मतलब लाइफ तो इनडेफिनिट है,
पर जो ये आपको 3,000 रुपए थे ना, यहाँ 3,000 नहीं है, 3,000 के साथ साथ आपको हर महीने कुछ ग्रोथ में पैसा चाहिए। मतलब ऐसे मान लो आपको पहले महीने 3,000 चाहिए, फिर आपको 3,000 में 5% की ग्रोथ चाहिए, क्योंकि आप चाहते हो भैया मेरा पैसा बढ़ता भी रहे और मुझे मिलता भी रहे। फिर 3,000 में मेरे को 2 महीने की ग्रोथ, 3 महीने की ग्रोथ ऐसे चाहिए। जैसे अगर इस चीज को मैं टाइम लाइन पे बताना चाहूं, तो यहां आप चाह रहे थे आपको 3,000 रुपए पहले महीने मिले, 3,000 रुपए दूसरे महीने, और ये ऐसे चलता रहे, ठीक है। पर परपीचुटी प्लस ग्रोथ पे टाइमलाइन कैसी है, यहां आप चाहते हो जब आप रिटायर हो सिर्फ आपको 3,000 ना मिले, पहले महीने 3,000 मिले, फिर 3,000 में कुछ ग्रोथ होके मिले, ठीक है। ये ग्रोथ हो रही है 1 साल की, फिर 3,000 में 1 साल या 1 महीने, फिर आपको ग्रोथ मिले 2 बार, क्योंकि अब 2 महीने हो गए ना, एक ये और एक ये, 2 पीरियड हो गए ना, महीने है या साल है, फिर आपको 3,000 में 3 बार ग्रोथ होकर मिले। आप ऐसा चाह रहे हो, ऐसे चला रहे हो। तो परपीचुटी और ग्रोथ में फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो यहां फॉर्मूला हो जाता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, यहां मेरा हो जाता है, ऊपर तो ए आएगा, नीचे अब की बार डिस्काउंट रेट में से माइनस करना होता है ग्रोथ रेट, जो भी आपको ग्रोथ रेट सवाल में दे रखा होगा, सवाल में दिया होगा। सेम टू सेम इसकी भी डेरिवेशन आप इंटर में आके पढ़ोगे, अभी आपको नहीं चाहिए होती डेरिवेशन इन सीए इंटर। किसी को चाहिए तो मैं भेजने को तैयार हूं, मेरी वीडियो उस पर ऑलरेडी तैयार है, अगर आपको चाहिए तो मैं भेज दूंगा। इवन ये भी बता दूं, ये दोनों डेरिवेशन जब हम लोग सीए इंटर में पढ़ाते हैं ना, हम वहां पर भी ये कहते हैं एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि एग्जाम के लिए रियलिटी में रेलेवेंट होती ही नहीं है, ठीक है जी। आओ इसके ऊपर भी एक एग्जांपल है हमारा 42, आइए एग्जांपल नंबर 42 भी देख लेते हैं। 41 हुआ, आओ जी, कैलकुलेशन ऑफ ग्रोइंग परपीचुटी। तो 42 एग्जांपल क्या है, अज्यूमिंग दैट डिस्काउंट रेट 7% है, डिस्काउंट रेट का मतलब होता है आई 7% है। हाउ वुड यू पे टू रिसीव 50, आपको 50 रुपए चाहिए हर साल, लेकिन वो 5% है और ग्रोइंग लिखा है फॉर एवर, फॉर एवर से पता चल गया कि परपीचुटी का सवाल है। तो भैया मेरे को चाहिए 50 रुपए, जिसमें डिस्काउंट रेट तो 7% का है पर ग्रोथ है 5% की। तो बस आप इसको सॉल्व कर लो, मतलब 50 को एक तरीके से आप 2% से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा मेरा 2500 रुपए, ठीक है। कि उसकी प्रेजेंट वैल्यू अगर मैं आज के केस में देखना चाहता हूं, फॉर एवर मेरे को 50 रुपए मिले और हर बार हर साल वो ग्रो करते जाए। अब की बार मैंने रेट को कन्वर्ट नहीं करा, क्योंकि वो ऑलरेडी एनुअली रेट मेरे को दे रखा था, ऑलरेडी ये एनुअली रेट था, इसलिए मैंने उसको कन्वर्ट नहीं करा। तो भैया उसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू है 2500 रुपए। तो ये छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट थे, बस इसके ऊपर के मैं आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट ऑलरेडी करवा चुका हूं, तो मेरे को नहीं लगता, परपेचुटी भी मैंने आपको बता दिया, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड वगैरह इनमें कोई ज्यादा दिक्कत होती नहीं है। कैपिटल ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन, लीजिंग, बेटा इसमें और कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप खुद से भी देखना चाहोगे तो ये सारे नॉर्मल फॉर्मूले हैं प्रेजेंट वैल्यू के और फ्यूचर वैल्यू के, तो इसमें कोई भी दिक्कत और नहीं होगी, ठीक है जी। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत लगती है तो आप मुझे बता देना। जैसे एक बात मैं आपको और बता दूं, ये आपको देखो प्रेजेंट वैल्यू निकाल के दे रखी है एग्जांपल नंबर 40 में, तो बेटा ये बस डिस्काउंट कर रखा है, यहां पर ये कौन सा फॉर्मूला लिखा है। अगर आप एग्जांपल नंबर 40 में चाहते हो तो मैं एग्जांपल 40 के लिए भी आपको एक छोटा सा नोट लिखवा देता हूं। यहां पर आपका नॉर्मल फॉर्मूला लगा है, फ्यूचर वैल्यू होती है प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस रेट, रेट को आप आई भी लिखते हो, ऊपर पावर आती है एन। तो प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, प्रेजेंट वैल्यू हो जाती है जो फ्यूचर वैल्यू है 1 प्लस आई की पावर एन। तो मान लो देखो, अगर मैं आपको ये वाला क्वेश्चन भी एक बारी को बता दूं, आपको साल के एंड में 100 रुपए मिल रहे हैं, 100 रुपए मिल रहे हैं, 100 रुपए मिल रहे हैं, ठीक है। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है एग्जांपल 40, वो भी देख लो। आपको 100 रुपए मिल रहे हैं और तीसरे साल में आप अगर बॉन्ड बेच भी दोगे तो आपको 1,000 रुपया और मिलेगा। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो 3 साल का ही क्वेश्चन है, इतना पार्ट हटा दो। लो जी, मैं पूरा क्वेश्चन सही से बता देता हूं आपको एग्जांपल 40, ताकि कोई दिक्कत ही ना आए। ये देखो जी, एक आपके पास डिबेंचर है जो आपको पहले साल 100 रुपए का इंटरेस्ट देगा, दूसरे साल भी 100 रुपए का इंटरेस्ट देगा, और तीसरे साल में वो सिर्फ 100 रुपए का इंटरेस्ट नहीं देगा, तीसरे साल के एंड में आप वो डिबेंचर बेच भी दोगे तो 1,000 रुपए आपको और मिलेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 14%। मैं आपसे पूछना चाहता हूं बॉन्ड की वैल्यू क्या हो गई, मतलब उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या हो गई। तो देखो जी, आपको पहले साल मिले 100 रुपए, ये आपको पहले साल के एंड में मिले हैं। तो अगर मुझे इसको प्रेजेंट वैल्यू में बनाना है, प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, फ्यूचर वैल्यू अपॉन में रेट, रेट है 1 प्लस 0.14 की पावर 1, क्योंकि ये 1 साल के बाद मिले, ये 2 साल के बाद मिले, ये 3 साल के बाद, तो ये हो गई इसकी प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। अच्छा जी, दूसरे की प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, दूसरे साल भी 100 मिले,
और अब मैं इसको डिस्काउंट करूंगा 2 बार। डिस्काउंट यहां पर डिस्काउंट का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू तक पहुंचाना। जैसे आप कंपाउंडिंग करते हो ना, कंपाउंडिंग का मतलब आगे जाते हो, वैसे ही डिस्काउंट का मतलब होता है पीछे आना। यहां आना चाहते हो आप, आज आना चाहते हो, तो ये 1 साल के लिए डिस्काउंट करा, इसको 2 साल के लिए, और इनको करोगे 3 साल के लिए। मतलब तीसरे साल में आपको 100 रुपए भी मिलेंगे और 1000 रुपए भी मिलेंगे। इसको आप डिस्काउंट करोगे 3 साल के लिए, इसको भी 3 साल के लिए, और इसको भी 3 साल के लिए। 3। ठीक है जी। तो इस तरीके से ये होता है। हालांकि ये भी सीए इंटर का कॉन्सेप्ट है, वहां पर क्लैरिटी के साथ समझाया जाता है, पर यहां दे रखा था तो ठीक है जी, हमने इस बात को भी यहां पर समझ लिया। ओके जी। कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो आप मेरे को बताइए। एग्जाम्पल 40 मेरे को थोड़ा सा अलग लग रहा था तो मैंने आपको ये भी बता दिया, हालांकि इसमें भी कोई नई बात नहीं थी। आपको हर साल के एंड में पैसा मिल रहा है, बस मैं उसको उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहा हूं। तो मैंने इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली, फिर उसमें इसकी भी प्रेजेंट वैल्यू जोड़ दी और इनकी भी प्रेजेंट वैल्यू जोड़ दी, तो मेरे को आज की टोटल प्रेजेंट वैल्यू पता चल जाएगी। भैया प्रेजेंट वैल्यू आज की है 907.125। तो मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू आ गई है 907.125 रुपए। ठीक है। जो मेरे को दिख रहा है कि 1 साल बाद 100 रुपए, 100 रुपए, और यहाँ 100 और 1000 की 1300 रुपए फ्यूचर में मिलेंगे। अरे भाई उन 1300 की आज क्या प्रेजेंट वैल्यू है? तो आज प्रेजेंट वैल्यू है 907.125। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी। इसके बाद बस एक बात मैं आपको और लिखवाना चाहूंगा। देखो जी, हमने ना एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा था इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का, अगर बच्चों को याद आ रहा हो तो। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता था 1 प्लस में आई या R/100 कुछ भी लिख लो, इस आई का मतलब R/100 ही होता था, कि पावर n-1। अभी जब मैंने रिवीजन करवाई थी, मैंने आपको जब भी बताया था, जो ये आई मेरे को सवाल में दे रखा होता था ना, इसी को बोला जाता है नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। नॉमिनल का मतलब आपको दिख क्या रहा है, रियल में नहीं है। रियल में तो इफेक्टिव होता था कि 1 साल में उसे कन्वर्ट कर लूंगा तो मैं कितना कमा रहा हूं, पर जो आपको दिख रहा होता है वो नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो इसके ऊपर भी एक छोटी सी इक्वेशन दे रखी है, ये 5वां पॉइंट हो गया। इसके ऊपर भी एक छोटी सी इक्वेशन दे रखी है, तो वो भी हम लिख लेते हैं यहां पर, ताकि हमारे नोट्स प्रॉपर तरीके से पूरे हो जाए। ठीक है जी। एक सेकंड रुकना बस। नेट प्रेजेंट वैल्यू हो गया नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न, ये रहा। तो नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न माइनस इन्फ्लेशन इक्वल टू रियल रेट ऑफ रिटर्न। आओ जी। तो इसको क्या बोला जाता है? इसकी ये इक्वेशन होती है, देखो, नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न। अगर आप नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न में इन्फ्लेशन को जोड़ दोगे तो ये बनकर आता है रियल रेट ऑफ रिटर्न। मतलब ये बात तो ठीक है कि भैया आपकी कमाई हुई, पर कमाई के साथ आप महंगाई को भी तो कंसीडर करो ना, तो उसको बोला जाता है रियल रेट ऑफ रिटर्न। और रियल रेट ऑफ रिटर्न ही मेरा रियलिटी में इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न होता है। इसके ऊपर देख लो, हमारे पास कोई एग्जाम्पल नहीं है, हालांकि जब मैंने आपको कराया था तो मैंने आपको एग्जाम्पल भी इसका दिया था इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का। और इसी से आपकी दूसरी इक्वेशन भी बन जाएगी। अगर आपको दूसरी इक्वेशन बनानी है कि आप नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकालोगे, तो आप नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न निकालोगे अगर आपको पेपर में रियल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है। रियल रेट ऑफ रिटर्न लिखिए और इसमें से इन्फ्लेशन माइनस कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, लो जी, मैं आपको यहाँ एग्जाम्पल बनाकर भी दिखा देता हूँ। मैंने आपको बोला रियल रेट कितना है। रियल रेट का मतलब कुछ नहीं होता, रियल रेट का मतलब है इफेक्टिव रेट। जो आप इफेक्टिव रेट निकालते थे, मैंने आपको इफेक्टिव रेट सवाल में दे दिया 10%। और मेरी इकोनॉमी ऐसी है जहां पर महंगाई हो रही है 3% की साल में। ये भी साल का रेट होता है, आपको पता है, और 3% भी मैंने साल का दिया। तो आप मेरे को बताओ नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न क्या हो जाएगा? बताओ, ये मुश्किल है क्या? पेपर में आएगा तो बस इतना ही आ सकता है, इससे ज्यादा वो डेप्थ में नहीं जाएगा। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा? जो मेरा रियल रेट ऑफ रिटर्न है उसमें से इन्फ्लेशन माइनस कर दो, मतलब 7%। कि भैया दुनिया को तो 7% का इंटरेस्ट दिख रहा है, पर रियल में इफेक्टिवली वो 10% का इंटरेस्ट हो रहा है, क्योंकि महंगाई भी तो बढ़ रही है। महंगाई बढ़ने का मतलब है हर चीज की वैल्यू भी तो बढ़ रही है ना, तो वो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसे निकाला जाता है। और इस इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मैं आपके साथ ऑलरेडी पहले ही चर्चा कर चुका हूं। तो ये छोटी सी 2 इक्वेशन थी कि पेपर में इनका भी यूज ना आ जाए, तो ये भी मैंने आपको लिखवा दी। और देख लो, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन सीधा उसके नीचे ही दे रखी थी, ये इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर मेरे से कोई
पूछेगा यहाँ एम क्या है, एम मैंने आपको वहां पे भी बताया था, अगर हाफ ईयरली होता है तो आप रेट को 2 से मल्टीप्लाई करते हो और एन को 2 से रेट को डिवाइड करते हो 2 से और एन को 2 से मल्टीप्लाई करते हो। बस ये वही चीजें दे रखी हैं। तो मैंने आपको एम के रिलेशन में बताया ही नहीं है, मैंने तो आपको सिंपल बोला है अगर एनुअली होगा तो रेट सीधा ले लेना, अगर हाफ ईयरली होगा तो रेट 2 से डिवाइड होगा और एन 2 से मल्टीप्लाई होगा, क्वार्टरली होगा तो रेट 4 से डिवाइड होता है, एन 4 से मल्टीप्लाई होता है, और अगर इसके अलावा मंथली है तो रेट को 12 से डिवाइड कर दो और एन को 12 से मल्टीप्लाई कर दो। ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो ये छोटे छोटे से 4-5 टॉपिक थे, ये सारे के सारे टॉपिक भी मैंने आपको बता दिए। आइए देख लेते हैं एक बार दोबारा। सबसे पहले सिंकिंग फंड फ्यूचर वैल्यू होती है और आम जिंदगी की बात है इसलिए ऑर्डिनरी एन्युटी होती है कि फ्यूचर में मेरे को कितना पैसा मिलेगा अगर मैं आज कुछ कुछ पैसा हर महीने जमा कराते जाऊं तो। ठीक है जी, उसके ऊपर क्वेश्चन कर लिया। फिर आता है अगला, वेदर टू बाय एसेट और टेक ऑन रेंट और लीज, कि आपको रेंट पे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। भाई सीधी बात है, देखो आप पहले ये देखो आज आपकी जेब से क्या जा रहा है, आज आपकी जेब से ये जा रहा है पर ये आपको फ्यूचर में मिल रहा है, तो पहले इसको भी आज कन्वर्ट करो, जो फ्यूचर के बेनिफिट हैं उसको भी प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करो और फिर देखो आज की डेट में जो जा रहा है और आज की डेट में जो आ रहा है, अगर इनका डिफरेंस पॉजिटिव है तो भैया उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लो, डिफरेंस नेगेटिव है मत करना, डिफरेंस जीरो है तो आप कर भी सकते हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जैसे रिश्तेदारी के केसेस में आप कुछ कमाना नहीं चाहते तो वहां आप एक्सेप्ट कर देते हो, वो आपके ऊपर है, आप इंडिफरेंट भी लिखकर आ सकते हो। फिर हमने एक पढ़ा कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, की आपको अगर मैं पूछूं एक साल की कितनी आपके बिजनेस में ग्रोथ हुई और कंपाउंडिंग के हिसाब से बताना, तो आप पहले ये देखो अगर 4 साल का रेवेन्यू दे रखा है तो रियल में वो 4 साल का पीरियड नहीं, रियल में वो 3 साल का ही पीरियड है मेरे दोस्तों। क्यों 3 साल का पीरियड है? क्योंकि जो पहले साल के एंड में है वही अगले साल का स्टार्टिंग हो गया। मतलब स्टार्टिंग में अगर मेरी 100 रुपए की सेल हुई और 3 साल बाद वो 210 की सेल है, तो मैं कह सकता हूं पहले 3 साल बाद वाली सेल लिखो, अपॉन में लिखो पुरानी वाली जो ओरिजिनल सेल थी और उसको डिवाइड कर दो 1 अपॉन डिफरेंस से और उसमें से -1 कर दीजिएगा। जैसे ही आप -1 करेंगे आपको पता चल जाएगा 27% मेरी ग्रोथ हुई है पूरे बिजनेस में। परपीचुटी के 2 फॉर्मूले हैं, अगर ग्रोथ नहीं होती, आपको मैं सीधा बोल रहा हूं भाई मेरे को ग्रोथ का मतलब ही नहीं चाहिए, मुझे हर महीने 10-10 हजार रुपए चाहिए जब तक मेरी डेथ नहीं हो जाती, तो आप क्या करोगे, एन्युटी है 10,000 रुपए और उसको डिवाइड कर दोगे रेट ऑफ इंटरेस्ट से, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो प्रेजेंट वैल्यू निकल कर आ जाती है। पर अगर साथ में ग्रोथ होगा तो ग्रोथ का कुछ नहीं करना मेरे दोस्तों, बस जो आपका डिस्काउंट रेट है उसमें से ग्रोथ रेट माइनस हो जाता है। यहां जी का मतलब है ग्रोथ रेट, अगर लिखना चाहते हो ये जी का मतलब है ग्रोथ रेट। ठीक है जी, इसके ऊपर भी मेरे 2 एग्जांपल थे मॉड्यूल के, एक था एग्जांपल नंबर 42 और एक 41, ये भी कर लिया, उसके साथ एक 40 एग्जांपल भी कर लिया जो थोड़ा सा अलग था कि प्रेजेंट वैल्यू ऐसे भी निकाली जा सकती है, हर साल के एंड के कैश फ्लो लो और उसे पीछे तक ले आओ। पीछे तक ले आने का मतलब आप उसे ये डिस्काउंट कर रहे हो। ठीक है जी, जो ये 1 साल है ये वाला 1 साल के लिए डिस्काउंट होगा, ये वाला 2 साल के लिए क्योंकि ये 2 साल बाद मिल रहा है, ये 3 साल के लिए डिस्काउंट होगा। डिस्काउंट का मतलब होता है आप उसे प्रेजेंट वैल्यू तक लेकर आ रहे हो। जैसे ये देखो ये है ईयर 1, ठीक है, ये है ईयर 2, ये है ईयर 3। अगर मैं आपसे बोल रहा हूं आज 100 रुपए हैं, बताओ 3 साल के बाद क्या होंगे, तो आप इसको कंपाउंड करते हो, 1 साल बाद इतना, 2 साल बाद इतना, 3 साल बाद इतना। कंपाउंड आप ऐसे करते हो 1 प्लस रेट अपॉन में 100 की पावर n और यहां लिखते हो 100 रुपए। ये क्या है, ये कंपाउंड करना होता है। और जब आप इसको डिस्काउंट करते हो, डिस्काउंट का मतलब है अगर ये यहां जाकर के 133 रुपए बन रहे हैं तो वो 100 कैसे बनेंगे, तो ये होता है नीचे वाला डिस्काउंट, ऊपर वाला होता है कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब होता है आगे बढ़ना और डिस्काउंट का मतलब जो फ्यूचर की वैल्यू है उसे पीछे लाना। यहां आप प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू पे जा रहे होते हो, या फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू पर आ रहे होते हो। इसीलिए जो भी मेरे कैश फ्लो होते हैं, जो भी मेरे कैश फ्लो हैं 1 साल के एंड में, 2 साल के एंड में, उसे आप डिवाइड करते हो इसी चीज से, इसी चीज से आप उसे डिवाइड करते हो। मतलब नीचे आ जाता है 1 प्लस में रेट अपॉन 100 या 1 प्लस में आई, जो बोलना चाहो, और यहाँ एन आ जाता है। ठीक है जी, तो मैंने उसको और डिटेल में समझाया, पर ये इंटर का कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी, मैंने अपना अच्छे से ट्राई करा कि आपको ये चीज भी समझ में आ जाए। उसके बाद एक छोटी सी 2 इक्वेशन लिखवा दी कि नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट में अगर आप इन्फ्लेशन जोड़ोगे तो रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है, रियल रेट को ही हम इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है जी, इसको अगर आपको याद करना है तो आप ऐसे याद कर सकते हो, देखो हमारे पास 2 रेट है, नॉमिनल और रियल। आप बताओ एबीसीडी में पहले कौन सा आता है? बाबूजी एबीसीडी में पहले एन आता है फिर आर आता है, सही बात है। तो जहां एन है जो पहले आ रहा है उसके साथ इन्फ्लेशन जोड़ दो।
जो पहले आ रहा है उसके साथ इन्फ्लेशन जोड़ दो और बीच में इक्वल टू लगा दो। क्योंकि पेपर के टाइम पर हो सकता है आपको याद ना रहे, तो मैंने आपको छोटी सी ट्रिक बताई। पहले देखो ABCD में पहले कौन सा आ रहा है, पहले N आता है फिर R आता है। N का मतलब नॉमिनल, R का मतलब रियल, और जो पहले आ रहा है उसके साथ बस इन्फ्लेशन जोड़ दो, तो दूसरी इक्वेशन तो अपने आप बन जाएगी, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ठीक है जी। तो ये छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट थे। अब आप इन कॉन्सेप्ट के बाद अगर चाहते हो तो हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है। आपको अगर एडिशनल क्वेश्चन बैंक इसका ट्राई करना है जिसमें खाली 15 क्वेश्चन है, तो आप अब ये भी ट्राई कर सकते हो। इवन मैं आपको बता दूं, जो कॉन्सेप्ट आज आपने पढ़े हैं ना, इसकी हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है कि पेपर में ना पूछे जाए या वो एडिशनल क्वेश्चन बैंक में भी आपको ना मिले। बट मेरा बेटा, मेरा फर्ज बनता है मैं आपको कराऊं। छोड़ के जाना ही क्यों है, सब कुछ करना है। हमारा टारगेट है मैथ्स में 100 में से 100 लेकर आना है। ठीक है जी। तो एक एक चीज की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, यहां आकर के आपका एन्युटी वाला पूरा चैप्टर हो जाता है खत्म। ओके बच्चों, तो इतना आप लोग करके रखेंगे, इतना रिवाइज करके रखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, पूरी मेहनत करेंगे। कोई भी दिक्कत आएगी वो दिक्कत आप मुझसे पूछेंगे। ठीक है। थैंक यू सो मच।